नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं किसानों की खबर के साथ। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 12 दिन बीत चुके हैं और देश की राजधानी दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से जोड़ने वाली सड़कों पर ये किसान डटे हुए हैं। अब कल यानी कि 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसे कई राजनीतिक पार्टियों का खुला समर्थन हासिल है। देश भर के किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि 8 तारीख मंगलवार को भारत बंद होगा। मतलब दुकानें बंद, उद्योग बंद, संस्थाएं बंद, सेवाएं बंद। जैसा सामान्य होता है, एम्बुलेंस, ऐसी कोई इमरजेंसी सेवा। और ये क्योंकि शादियों का सीजन है, हमने तो शादियों को भी छूट दे दी है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लेकर आएंगे, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। मंगलवार 8 दिसंबर को किसान भारत बंद करेंगे। हालांकि किसानों ने साफ किया है कि वो भले खुद फल, सब्जी, दूध की सप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन इनकी आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। दरअसल ये एक तरह का शक्ति परीक्षण है। अगले दिन 9 दिसंबर को केंद्र सरकार के साथ छठे दौर की बैठक से पहले किसान बताना चाहते हैं कि उन्हें कितना और कहां-कहां समर्थन मिल रहा है। किसानों के भारत बंद को कांग्रेस, सपा, तृणमूल, लेफ्ट सहित 13 विपक्षी दलों का समर्थन हासिल है। देश के 10 मजदूर संगठनों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है, लेकिन संघ परिवार से जुड़े भारतीय किसान संघ ने खुद को इससे अलग कर लिया है। आम आदमी पार्टी पहले से ही किसानों का समर्थन कर रही है। सोमवार को खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर गए और वहां पर किसानों के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। आज भी मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया हूँ। सेवा करने के लिए आया हूँ, किसानों की सेवा करने के लिए आया हूँ। किसान 24 घंटे मेहनत करके खून पसीना बहा के अन्न उगाता है, हमारे लिए, हमारी सेवा करता है। आज किसान मुसीबत में है। हम सबका, पूरे देशवासियों का फर्ज है कि किसानों के साथ खड़े और उनकी सेवा करें। सोमवार को पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया और केंद्र सरकार से मांग की कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। संसद का शीतकालीन सत्र बुलाया जाना चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र बुलाकर ये जो किसान विरोधी कानून हैं, इनके ऊपर पुनर्विचार करके इनको वापस लिया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। देखिए, 1952 के बाद शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार शीतकालीन सत्र से भाग रही है। ये गैर संवैधानिक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। मंगलवार को भारत बंद के दौरान किसानों के शक्ति प्रदर्शन पर तो नजर रहेगी ही, साथ में नजर इस बात पर भी रहेगी कि केंद्र सरकार किसानों को क्या प्रस्ताव भेजती है, क्योंकि केंद्र सरकार किसानों को जो प्रस्ताव भेजेगी, किसान उस पर चर्चा करके फैसला करेंगे कि केंद्र सरकार से आगे बातचीत करने के लिए जाना है या नहीं। सिंघू बॉर्डर से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और कृषि कानूनों के खिलाफ किसान यात्रा निकालते समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बड़ी तादाद में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार किए गए। सरकार ने समाजवादी पार्टी को कहीं भी प्रदेश में किसान यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी थी और यही कारण था कि जगह जगह पुलिस और इनके बीच संघर्ष हुआ और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। अखिलेश यादव किसान यात्रा में कन्नौज जाने घर से निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया। इस पे वो कार छोड़ के पैदल ही निकल पड़े। कुछ दूर चौराहे पे भारी फोर्स ने उन्हें जाने नहीं दिया तो वो धरने पे बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से ये वादा किया था कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन ऐसे कानून भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है जिससे बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, बड़े बड़े उद्योगपति खेती को कारोबार बना देंगे। कुछ देर बाद पुलिस ने अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया, जिसपे काफी धक्का मुक्की हुई। उन्हें वहां से हटाकर सारे दिन कांशीराम इको गार्डन में रखा गया। पुलिस का कहना था
कि कोविड की वजह से कन्नौज के डीएम ने किसान यात्रा को इजाजत नहीं दी है, इसलिए उन्हें रोका गया है। हम सरकार से और खासकर भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों में कोविड का बहाना नहीं लेती है। उनके लिए कोरोना नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कल रात से ही अखिलेश के बंगले को जाने वाली सड़क सील कर वहां बड़े पैमाने पर फोर्स लगा दी गई थी। मीडिया को भी उनके घर जाने की इजाजत नहीं थी। फिर भी पार्टी के लोग वहां बीच बीच में पहुंचते रहे, रोके जाते रहे। हर तरफ से सील विक्रमादित्य मार्ग पे बीच बीच में इसी तरह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पहुंचते रहे। पुलिस ने उनको अखिलेश यादव के घर तक जाने से रोका या किसी तरह का भी प्रदर्शन करने से, और वो गिरफ्तार करके ले जाए गए। कन्नौज में चप्पे चप्पे पे पुलिस का पहरा था, लेकिन इसके बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कन्नौज जाने से रोके जाने पे अखिलेश यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख के विशेषाधिकार हनन की शिकायत की। मैंने लोकसभा के अध्यक्ष जी को इसलिए पत्र लिखा, जहां मैं रहता हूं उस घर के पीछे मुख्यमंत्री जी रहते हैं, मैं नहीं जा सकता। बाईं तरफ थाना है, मैं कहां जाऊं? दाईं तरफ मंत्री हैं, मैं कहां जाऊं? किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूपी के हर जिले में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकारी बंदिश तोड़ के प्रदर्शन किया। जगह जगह पुलिस से उनका संघर्ष हुआ। ये सिलसिला सारे दिन चला। ब्यूरो इनपुट्स और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता राज्य सचिवालय की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दोनों ओर से पथराव भी हुआ, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। जंग का मैदान बनी हुई है सिलीगुड़ी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला, बैरिकेड तोड़े, फिर पानी की बौछार से उनको तितर बितर किया गया, और जब ये काम नहीं आया तो आंसू गैस के गोले। इन सब का नतीजा एक मौत। बीजेपी नेताओं ने दावा किया जलपाईगुड़ी के 50 साल के कार्यकर्ता उलेन रॉय को गोली मारी गई थी। बीजेपी नेता दिलीप घोष के मुताबिक नंदीग्राम की तरह पुलिस ने भीड़ नियंत्रण के लिए हथियारों के इस्तेमाल की बात से इनकार किया। दिलीप घोष ने पूछा, फिर गोली किसने चलाई? सत्ताधारी दल के समर्थन वाले गुंडों ने। पूरा सिलीगुड़ी को पुलिस से घेर दिया गया है, लोगों को जीना भी मुश्किल कर दिया है, पेशेंट को जाने नहीं दिया है। हर हाईवे, हर सड़क पर बैरिकेड लगाया गया है। तो सरकार डरी हुई है। पब्लिक की जो रोष है उसके कारण डरी हुई है। उस डर के कारण लोगों को जिंदगी को बेहाल करके रखा है और यहाँ सारी व्यवस्था बंद कर दिया है। तृणमूल ने बीजेपी पर बंदूक और दादागिरी की राजनीति करने का आरोप लगाया। सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने प्रचार के लिए अपने ही एक कार्यकर्ता को शहीद कर दिया। मगर राजधानी कोलकाता से दूर उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी ने ये मोर्चा क्यों खोल रखा है? मकसद यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करना। बीजेपी के 18 में से कम 7 सांसद उत्तर बंगाल से हैं, जहाँ 64 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 2021 में फैसला होना है। सिलीगुड़ी के बवाल से बीजेपी को फायदा होगा या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इसमें शक नहीं कि अगले साल बीजेपी बंगाल में जोरदार प्रदर्शन की तैयारी में है। कोलकाता से मोनीदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। और सर्दियों के इस मौसम में कोविड के साथ साथ लोग मौसमी फ्लू के चपेट में भी आ रहे हैं। इस वजह से कोविड का प्रकोप इन मरीजों पर ज्यादा दिख रहा है और ऐसे में मुंबई के अस्पतालों में अगर पिछले साल से तुलना करें तो मौसमी फ्लू का टीका लेने वालों में 30% की बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टर्स मानते हैं कि अगर कोविड के साथ साथ किसी मौसमी फ्लू या दूसरी बीमारी का सह संक्रमण यानी कि को इन्फेक्शन हो तो ऐसे टीके कारगर साबित होते हैं। कोरोना के खौफ के बीच फ्लू वैक्सीन की खूब मांग बढ़ी है। इन्फ्लुएंजा ए बी, निमोनिया, स्वाइन फ्लू जैसी मौसमी फ्लू बीमारियों से बचाने वाले टीकों की मांग मुंबई के कई अस्पतालों में पिछले साल की तुलना में 2 से 3 गुना बढ़ी है। मुझे विश्वास है कि वैक्सीन लेने से
जो निमोनिया पैचेस होते हैं वो नहीं होंगे हमारे शरीर में। इसीलिए मैं डॉक्टर साहब के पास आई हूँ कि हमें निमोनिया फ्लू के वैक्सीनेशन मिले। लास्ट साल में एडल्ट में कोई पेशेंट प्रोएक्टिवली हमें वैक्सीन मांगने नहीं आता है, तो इस साल में बहुत ज्यादा बढ़ाई, मतलब उनके नंबर्स बढ़ गए। 2 या 3 गुना मैं बढ़ सकता हूँ कि हमने एडल्ट वैक्सीनेशन यहाँ किए हैं, और ये काफी अच्छा है कि लोगों में इस तरह का उसमें अवेयरनेस है। दुनिया भर में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल लोगों में कंपलसरी लिया जाता है। यही चीज़ अगर हम इंडिया में देखें तो काफ़ी लोग ये वैक्सीन को नहीं लेते हैं, अगर एडवाइस भी करते हैं तो उसको निगलेक्ट करते हैं कि इसका हमको ज़रूरी क्या है या फ़ायदा क्या है, वो नहीं पता होता है लोगों को। तो अभी इंडिया में इस साल कोविड के होने के बाद लोगों ने काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंजा और न्यूमोकोकल की वैक्सीन लिए है। एक स्टडी ये भी बताता है कि 30% लोगों ने पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ज़्यादा लिया था। कोविड की बीमारी तब और घातक हो जाती है जब इसके साथ साथ किसी और बीमारी या फ्लू का भी सह संक्रमण हो। ऐसे में ये टीके फायदेमंद साबित होते हैं, खासतौर से इस सर्दी के मौसम में। मैंने कुछ ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको कोविड भी पॉजिटिव है और स्वाइन फ्लू भी पॉजिटिव है। ऐसे हालात में अगर स्वाइन फ्लू का वैक्सीन जो कि अवेलेबल है वो लिया जाता है तो जो सीवियरिटी है वो कम हो जाती है। मतलब को इन्फेक्शन इज एग्जिस्टिंग, मतलब नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, उसके साथ में कोविड भी हो सकता है, स्वाइन फ्लू भी है, उसके साथ में कोविड हो सकता है। तो हमें ड्यूअल ट्रीट नहीं करना है, सिंगल ट्रीट करना है। सिंगल ट्रीट करने के लिए वैक्सीन लिए तो ज्यादा यूजफुल। सो यही टाइम है, यही राइट टाइम है कि ऑलरेडी जब एक इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो चुका है तो हमको दूसरे इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करने के लिए दूसरे वैक्सीन तुरंत लगवा लेने चाहिए, जैसे न्यूमोनिया और फ्लू, ताकि हम हमारा इन्फेक्शन बर्डन और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम कर सकते हैं। कोविड से रक्षा के तय उपाय जब तक ना आए, इससे बचने की हर मुमकिन कोशिश लोग अपना रहे हैं। बड़ों में टीकों की जागरूकता एक अच्छी बात है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। केंद्र और राज्य सरकारों में जारी जंग के बीच महाराष्ट्र सरकार ने ईडी का तोड़ निकाल लिया है। महाराष्ट्र में ईडी का जवाब ईओडब्ल्यू से दिया जा रहा है। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के मामले में कुछ ऐसा ही दिख रहा है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। ईडी का जवाब ईओडब्ल्यू से। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक को घेरना शुरू किया तो मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने मामले के शिकायतकर्ता के खिलाफ ही जांच शुरू कर दी। जानकार इसे केंद्र और राज्यों के बीच जारी राजनीतिक जंग में एक नई शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं। केंद्र में अब तक जो भी सरकारें रही है वे सारी ही सरकारें, मुझे लगता है कि कई मामलों में अपनी सरकारी एजेंसियों का उपयोग राज्य सरकारों के खिलाफ करती रही है। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को आ रहा है कि एक राज्य सरकार अपनी एजेंसी का केंद्र के खिलाफ उपयोग कर रही है। मुझे लगता है कि ये मामला बाकी राज्य सरकारों को एक नया रास्ता दिखा रहा है कि किस तरह से केंद्र के दबाव को रोका जा सके। टॉप्स सिक्योरिटी की जांच कर रही ईडी ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक को समन किया है। आरोप है कि टॉप्स सिक्योरिटी ने एमएमआरडीए में कॉन्ट्रैक्ट का 70% गार्ड तैनात कर 100% का बिल बनाया, जिसे पास कराने का काम अमित चांदोले का था और उसका कट प्रताप सरनाईक को जाता था। लेकिन अब मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने ईडी में शिकायतकर्ता रमेश अय्यर के खिलाफ ही जांच शुरू कर दी है। बीजेपी का आरोप है कि ठाकरे सरकार अपने विधायक को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। सरनाईक को बचाने के लिए ठाकरे सरकार मैदान में 28 अक्टूबर को 175 करोड़ के एमएमआरडीए टॉप सिक्योरिटी घोटाले में न्यायालय ने मुंबई पुलिस ठाकरे सरकार को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अभी तक ठाकरे सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, लेकिन अभी कंप्लेनेंट के विरुद्ध में ही कार्रवाई का प्रारंभ किया। महाराष्ट्र में इस चीज को और इस परिस्थिति को देखने के लिए अगर लीगल वे में देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए जुडिशरी को आगे आना होगा और ऐसा इंसाफवर रास्ता बीच का निकालना होगा जिसमें जनता को इंसाफ मिले। ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है, जबकि ईओडब्ल्यू मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा है जो धोखाधड़ी और गबन के आरोपों की जांच करती है। दोनों ही जांच एजेंसियों की जांच का अधिकार और मकसद भले अलग अलग है, लेकिन मामला शिवसेना विधायक से जुड़ा है, इसीलिए इसे ऐसे राजनीतिक दांवपेच की नजर से देखा जा रहा है जो दूसरे गैर बीजेपी राज्यों को भी राह दिखाएगा। मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
और मुंबई शहर में किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, दिखाएंगे आपको ये रिपोर्ट। ब्रेक के बाद बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुंबई में सोमवार को पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 80 रुपए प्रति लीटर पार कर गया। ऐसे में आम लोगों की जेब पर किस तरह से इसका असर पड़ रहा है, सोहित मिश्रा की इस रिपोर्ट में देखिए। 20 नवंबर से 15वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और इसका असर आम आदमी के जेब पर पड़ता दिख रहा है। कोरोना के बाद से ही मुंबई लोकल आम आदमी के लिए बंद है। ऐसे में लोग गाड़ियों से सफर कर रहे हैं। सोमवार के दिन मुंबई में पेट्रोल प्रति लीटर 90 रुपए और डीजल 80 रुपए पहुंच चुका। आम आदमी इससे परेशान है। पेट्रोल बहुत ज्यादा हो गया है तो उसके वजह से हम लोग ज्यादा यूज नहीं कर सकते गाड़ी, ज्यादातर तो वॉकिंग से ही कर सकते हैं। अभी क्या करें, 90 रुपीज तो लीटर हो गया। तो ये जरा लॉकडाउन चालू है तो फिलहाल हम अभी पैसा भी घर पे कमाने लगा है, अभी काम पे कोई नहीं, काम भी बंद है सब, तो पेट्रोल ज्यादा हो गया तो फिर कैसा करेगा कोई इंसान। जानकारों के अनुसार ओपेक देशों ने जनवरी से प्रतिदिन 5 लाख बैरल की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। मांग में आई बढ़ोतरी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और आने वाले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम और भी बढ़ सकते हैं। 2 महीने पेट्रोल प्राइस और डीजल के प्राइसेस को सरकारी तेल कंपनियों ने नहीं बढ़ाया। उसका जो धीरे धीरे इम्पैक्ट जो क्रूड प्राइस क्योंकि पिछले कई महीनों से बढ़ रहे थे, उसका इम्पैक्ट जो एक्युमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया। और जैसे ही बिहार के इलेक्शन होने के बाद ऑयल कंपनीज ने ये पैसा दोबारा जो है वो ग्राहकों पर डालना शुरू किया। यही कारण है कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा करीबन 2-2.5 रुपए के करीब की वृद्धि पेट्रोल और डीजल में हो गई है। कोविड के बाद से आर्थिक हालात से आम आदमी परेशान है और ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।